दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मोबाइल गेम्स, बढ़ती चिंताएं और विनियमन की आवश्यकता। दरअसल हाल ही में एक 11 साल के बच्चे ने मोबाइल गेम्स के चलते आत्महत्या कर ली और उसी से जुड़ी हुई हमारी ये खबर है। तो खबर क्या है? MP to bring law to regulate online gaming after 11-year-old commits suicide। तो मध्य प्रदेश में ये घटना हुई और उसी के बाद जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने कहा है कि वो ऑनलाइन गेम्स को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून लेकर आएगी। तो ये हमारी पूरी खबर है। अब इससे जुड़े पहले हम अपने डायमेंशंस देख लेते हैं, फिर हम खबर को विस्तार से समझेंगे। तो क्योंकि ऑनलाइन गेम्स, मोबाइल गेम्स से जुड़ा हुआ मामला है, तो हम इसके मद्देनजर भारत में गेमिंग उद्योग पर नजर डालेंगे, फिर वैश्विक स्थिति और इसकी जो पूरी पृष्ठभूमि है उसको समझने का प्रयास करेंगे, और फिर इन गेम्स के विनियमन को लेकर कोई कानूनी दुविधा या कमी है वो क्या है उसको हम समझेंगे, और फिर इस सब का ओवरऑल क्या प्रभाव है और क्या हमारे सामने चुनौतियां हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। फिर देखेंगे कि ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है, और फिर एक प्रश्न रहेगा जो पूरे कंटेंट को देखते हुए उसके मद्देनजर हम आपके लिए लेकर आते हैं, जिससे कि आप अपने जो मेंस के एग्जाम है उसकी अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलिए खबर को विस्तार से समझ लेते हैं। तो दरअसल भोपाल में एक 11 साल के लड़के ने ऑनलाइन मोबाइल गेम की लत के कारण कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अब इस दुखद घटना ने एक बार फिर से ऑनलाइन गेम्स और बच्चों में इसकी बढ़ती लत के चलते जिस तरह की गंभीर समस्याएं सामने आ रही हैं उन्हें फिर से सुर्खियों में ला दिया है। साथ ही इससे निपटने के लिए किसी ठोस कानून की आवश्यकता को भी उजागर किया है। इस मामले ने न केवल समाज को झकझोर दिया है बल्कि बच्चों और देश के भविष्य के लिए भी समाज व सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसी के चलते मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ऑनलाइन वीडियो गेम बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार जल्द ही इन ऑनलाइन गेम्स को नियंत्रित करने के लिए एक अधिनियम लाएगी, जिसका मसौदा तैयार हो गया है और शीघ्र ही उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। तो ये पूरी हमारी खबर थी। अब इसी के मद्देनजर हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भारत में गेमिंग उद्योग के बारे में। तो भारत में स्मार्टफोन क्रांति ने निश्चित रूप से ही देश में गेमिंग उद्योग को तेजी से बढ़ावा दिया है। अगर हम बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी BCG और सिकोया इंडिया की एक रिपोर्ट को माने तो उसके मुताबिक अगले कुछ वर्षों में इस उद्योग के 3 गुना होने की संभावना जताई गई है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में मोबाइल गेमिंग बाजार लगभग $1.5 बिलियन का है, जो कि 2025 तक $5 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत में गेमिंग उद्योग में 2019-20 में लगभग 40% की वृद्धि दर्ज की गई, जो कि OTT, टेलीविजन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ज्यादा है। इस बाजार में 86% हिस्सेदारी जो है वो मोबाइल फोन उपभोक्ताओं की है। तो ये भारत में जो गेमिंग उद्योग है उस पर नजर डालिए। अब इससे संबंधित कुछ चिंताओं पर नजर डालते हैं, जैसे जो बढ़ती डिजिटल पैठ है और उसका तीव्र गति से प्रसार हो रहा है। इसके अलावा जो महामारी आई है उसके वजह से उसी से प्रेरित होकर जो ऑनलाइन जुड़ाव बच्चों का हो रहा है वो एक बड़ी चिंता है, और इन्हीं के चलते बच्चे शारीरिक खेलों से जो है उनका लगाव कम हो रहा है और उनका अभाव देखा जा रहा है। साथ ही इससे मनी लॉन्ड्रिंग की भी एक समस्या, एक चिंता सामने आ रही है। चलिए अब हम नजर डालते हैं वैश्विक स्थिति व पृष्ठभूमि पर, यानी कि जो और देशों की स्थिति है उन पर थोड़ा नजर डालते हैं। तो चीन की बात करें तो चीन ने नाबालिगों में वीडियो गेम की लत पर अंकुश लगाने के लिए नए कानून बनाए हैं, जिससे अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर रात 10 बजे से गेम खेलने पर प्रतिबंध लगेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों की, तो इनमें नाबालिगों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं, जहां उपयोगकर्ता विशेष समय पर ऑनलाइन गेम से लॉग आउट करना होता है। जो उपयोगकर्ता है उनको किसी खास टाइम पर ऑनलाइन गेम से लॉग आउट करना होता है। ज्यादातर गेम्स में खिलाड़ियों को इन गेम आइटम्स खरीदने होते हैं, जिससे वे भारी दबाव का सामना करने लगते हैं। जापान और बेल्जियम जैसे देशों ने इन गेम खरीदारी यानी इन गेम परचेजेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। इसके अलावा यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम में वीडियो गेम्स में सूक्ष्म लेन देन यानी माइक्रो ट्रांजैक्शंस को नियंत्रित करने वाले कानूनों पर बहस चल रही है।
इसके अलावा वर्तमान में कई ऐसे गेम्स हैं जैसे ब्लू व्हेल चैलेंज, इसका नाम आपने सुना ही होगा, जिसे एक ऑनलाइन आत्महत्या का खेल कहा जाता था, जिसमें क्या होता था कि 50 दिनों में 50 कार्य निर्धारित किए जाते थे जिन्हें पूरा करना होता था। इसके अलावा 2019 में हैदराबाद में एक किशोर ने प्रसिद्ध गेम पबजी खेलने से रोके जाने पर फांसी लगाकर जान दे दी। तो ये भी एक बड़ी लत का कारण है। महाराष्ट्र में रेलवे ट्रैक के पास अपने फोन पर गेम खेलते हुए 2 युवकों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। ये भी हाल ही का एक मामला है। इसके अलावा गुजरात के कुछ शहरों में इस खेल पर प्रतिबंध लगा तो राज्य भर के युवाओं ने प्रतिबंध का विरोध किया। तो ये सारा मामला है। अब हम नजर डालते हैं कि जो कानून कुछ कमी है, कोई कानूनी दुविधा है या कोई उसकी कमी है, तो वो क्या है। तो अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में प्रत्येक राज्य को अपने स्वयं के सट्टेबाजी और जुआ कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की लिस्ट 2 राज्य सरकारों को जुआ और सट्टेबाजी से संबंधित मामलों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है। सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 केंद्रीय अधिनियम है जिसे भारत के कुछ राज्यों द्वारा अपनाया गया है। इसके अलावा जो ये खेल हैं, इनकी जो व्याख्या है वो 2 श्रेणियों में की गई है, गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल। अब ये गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल क्या है, इसको भी बताते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर R.K. लक्ष्मणन बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस को परिभाषित किया। तो क्या कहा उसने कि गेम ऑफ स्किल क्या है, वो एक ऐसा खेल है जिसमें सफलता मुख्य रूप से खिलाड़ी के बेहतर ज्ञान, प्रशिक्षण, ध्यान, अनुभव और निपुणता पर निर्भर करती है, जैसे फुटबॉल, शतरंज, रमी, गोल्फ, बेसबॉल आदि। जबकि गेम ऑफ चांस जो है वो भाग्य और खेल के अंतिम परिणाम की अप्रत्याशितता जैसे कारकों पर अधिक निर्भर करते हैं। इस प्रकार के खेल को जुआ माना जाता है। इसके अलावा एक अन्य मामले में जो RMD चमार बागवाला बनाम भारत संघ 1957 का मामला है, इसमें शीर्ष अदालत ने कहा कि उन खेलों के लिए जहां एक निश्चित स्तर का कौशल शामिल है, इसे जुआ नहीं माना जाएगा। भारत के अधिकांश राज्यों में गेम ऑफ चांस प्रतिबंधित है, जबकि गेम ऑफ स्किल खेल जो है वो जुए के दायरे से बाहर है और निषिद्ध नहीं है। भारत में केवल 2 राज्य कानून हैं जो ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करते हैं। कौन कौन से? सिक्किम ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन एक्ट 2008 और नागालैंड प्रोहिबिशन ऑफ गेमिंग एंड प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स ऑफ स्किल एक्ट 2016। हालांकि जुआ भारत में संघीय स्तर पर गैर कानूनी है, लेकिन अलग अलग राज्य इसके कुछ रूपों की अनुमति दे सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो अदालती फैसलों ने पोकर, 3 पत्ती आदि जैसे खेलों को गेम ऑफ स्किल के रूप में परिभाषित किया है। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने कुछ रूपों में इन खेलों और ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में इस क्षेत्र को विनियमित करने के लिए नए कानूनों पर बहस चल रही है। तो ये बात हुई सभी कानूनों की, लेकिन अब इन सभी का क्या प्रभाव पड़ता है और कानून बनाने को लेकर क्या चुनौतियां हमारे सामने हैं। तो वीडियो या ऑनलाइन गेम्स उन सभी कारणों के चलते हमेशा से सरकारों व संगठनों की जांच के दायरे में रहे हैं, जिनसे वे समाज को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। यही कारण रहा कि वर्ष 2018 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने गेमिंग की लत को मानसिक स्वास्थ्य विकार के रूप में वर्गीकृत किया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि इन गेम्स से एक युवा दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। अब अगर हम चुनौती की बात करें तो सरकार के सामने नैतिक दुविधा है किस बात की कि क्या ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित या प्रतिबंधित किया जाए, क्योंकि गेमिंग उद्योग एक तरफ भारी राजस्व पैदा करता है तो दूसरी तरफ इस उद्योग को समाज के लिए एक खतरा माना जा रहा है, खासकर बच्चों के लिए जो विशेष रूप से इन खेलों के आदी हो रहे हैं। इसके अलावा महामारी और बढ़ता डिजिटलाइजेशन जो है वो दरअसल इस महामारी का जो ये दौर रहा, इसमें डिजिटलाइजेशन जो है वो तेजी के साथ बढ़ा और इसने बच्चों तक मोबाइल, कंप्यूटर आदि की जो पहुंच है उसको और ज्यादा आसान बना दिया। इसके अलावा रोजगार को लेकर भी एक चुनौती है, क्योंकि वर्तमान में कई लोग स्वरोजगार के जरिए इस उद्योग से जुड़े हैं, जिससे इन पर सीधा प्रभाव इसका हो सकता है। संवैधानिक प्रावधान भी एक यहाँ है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g)
लोगों को किसी भी पेशे को अपनाने या कोई व्यवसाय या व्यापार करने की अनुमति देता है। तो ये हमने जो पूरा उद्योग था इसको समझा, पूरे मामले को समझा, प्रभाव और चुनौतियों को समझा। तो ऐसे में क्या आगे की राह हो सकती है इस सब मामले में, उस पर हम बात करते हैं। तो विनियमन जो है वो सही उपाय है, यानी कि जो सभी चुनौतियां हमारे सामने हैं, सरकार के सामने हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन गेमिंग पर पूर्ण प्रतिबंध की बजाय उन्हें सही तरीके से विनियमित यानी रेगुलेट किया जाए, और ये एक अच्छा विचार हो सकता है। और इसके लिए लेकिन ज़रूरी है कि इस उद्योग से जुड़े, इस मामले से जुड़े सभी जो महत्वपूर्ण हितधारक हैं, ये स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे परामर्श कर उचित कदम उठाए जाएं। और साथ ही ये भी ज़रूरी है कि इससे जुड़ी जो विसंगतियां हैं उनकी भी जांच की जाए। और इसमें सबसे ख़ास और महत्वपूर्ण बात जो है वो ये कि स्कूल, परिवार और सामुदायिक स्तर पर जो जागरूकता कार्यक्रम है, सरकार उनका आयोजन करे, प्रसारण करे, जिससे कि बच्चों में भी, समाज में भी, लोगों में भी इसके प्रति सही तरीके से जागरूकता पैदा की जा सके। क्योंकि अगर जागरूकता नहीं आएगी तो कितने भी कानून बना लिए जाएं, उनका सही तरीके से उन्हें अमल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारा आज का पूरा टॉपिक था। आइए अब इससे जुड़ा हम प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न क्या है? कोविड-19 महामारी ने बच्चों को घर के अंदर और वीडियो गेम्स के साथ समय बिताने के लिए मजबूर किया है। इस अवस्था में इससे उत्पन्न हुई चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न कदम सुझाइए। तो पूरा प्रश्न पढ़कर, समझकर, जो आपने पूरा आज का पूरा टॉपिक देखा, जो अलग अलग पहलुओं के जरिए हमने उसको खोला, उसको समझते हुए इस प्रश्न का उत्तर 250 शब्दों में लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।